इन दिस लेक्चर वी विल लर्न अबाउट द वर्क एंड एनर्जी। ओके, तो सबसे पहले हम बात करेंगे वर्क की। वर्क का मतलब क्या होता है? वर्क इज डन व्हेन अ फोर्स प्रोड्यूस मोशन। ओके, जब कोई एक फोर्स लगा रहे हो आप और फोर्स लगाने पे एक मोशन क्रिएट हो रहा है तो उसको हम बोलते हैं वर्क। ओके, वर्क इज डन व्हेन फोर्स प्रोड्यूसेस मोशन। जब फॉर एग्जाम्पल आपके पास में एक बॉक्स है, आपने उस बॉक्स पे फोर्स लगाया और बॉक्स एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे मूव कर गया, तो जो फोर्स आपने लगाया था उस फोर्स की वजह से वो अपनी पोजीशन चेंज करेगा, तो आपने क्या किया? वर्क किया। समझ आ गया? अब वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? वर्क का फॉर्मूला होता है आपका W इज इक्वल टू F इंटू एस। F का मतलब होता है फोर्स अप्लाइड बाय यू एंड S मतलब डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट मतलब कि कितना वो ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हुआ। ठीक है, दिस इज कॉल्ड द वर्क। सो वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। और व्हाट इज द यूनिट ऑफ वर्क? देखिए, अगर मैं इससे यूनिट निकालूंगा फॉर्मूले से तो क्या आएगी? F की यूनिट होती है न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट की मतलब दूरी की यूनिट होती है मीटर, तो N इंटू एम मतलब न्यूटन मीटर होगी आपकी वर्क की यूनिट। लेकिन SI यूनिट के अंदर जो वर्क की यूनिट होती है वो होती है जूल, JOULE। ओके, तो आपको याद रखना है कि जूल इज अ SI यूनिट, और अगर मैं फॉर्मूले से निकालूंगा नॉर्मल यूनिट वो होगी न्यूटन मीटर। तो दोनों ही यूनिट आपकी वर्क की यूनिट्स हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटी। देखिए, अभी हम किसी बॉक्स को हम अर्थ सरफेस के पैरेलल अब मूव करवा रहे थे। ठीक है, तो इस केस में जो फोर्स होगा वो और जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो दोनों पैरेलल होंगे। ओके, बट इस केस में हम क्या कर रहे हैं? हम ग्रेविटी के अगेंस्ट फोर्स लगा रहे हैं। जब हम ग्रेविटी के अगेंस्ट फोर्स लगाते हैं तो क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई, ये आपकी सरफेस है, ठीक है, अर्थ सरफेस है, दिस इज अर्थ सरफेस, एंड यहाँ पे कोई बॉक्स है और यहाँ पे कोई बॉक्स है, उसको आपने लिफ्ट किया इस पोजीशन से इस पोजीशन तक। अब आपने क्या किया? यहाँ पे वर्क डन किया। अब यहाँ पे हम S से रिप्रेजेंट नहीं करेंगे जो डिस्टेंस कवर की उसको हम, क्योंकि हाइट, वर्टिकल हाइट पे आपने किसी चीज को उठाया, दैट्स व्हाई वी हैव टू रिप्रेजेंट इट एज H हाइट से मैंने इसको, जितना आपने ऊपर उठाया उसको H से रिप्रेजेंट किया। ओके, अब आपने जो वर्क डन किया वो कैसे निकालेंगे? यहाँ पे तो वर्क डन का फॉर्मूला हमको पता है कि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ पे S की जगह क्या लगा दिया हमने? H, तो यहाँ आएगा F इंटू H। और व्हाट इज फोर्स यू अप्लाइड? आपने फोर्स क्या लगाया? यहाँ पे फोर्स लगाया कि उस ऑब्जेक्ट का वेट आपने उठाया। और आपको मैंने पिछले लेक्चर में बताया कि वेट ही क्या होता है? वेट भी एक फोर्स होता है टूवर्ड्स द ग्रेविटी। अब यहाँ पे फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। अब ग्रेविटी की वजह से जो एक्सेलरेशन लगेगा उसको बोलेंगे mg, और हाइट पे आपने उठाया तो इसको बोलेंगे mgh। तो वर्क डन कितना हो गया अगेंस्ट द ग्रेविटी? दिस वुड बी mgh। तो जो वर्क डन होगा अगेंस्ट द ग्रेविटी वो होगा आपका mgh। अगेंस्ट द ग्रेविटी का मतलब है ग्रेविटी के अपोजिट डायरेक्शन में आपने किसी चीज को लिफ्ट किया। जब अगेंस्ट द ग्रेविटी हम किसी चीज को लिफ्ट करेंगे तो इट विल बिकम व्हाट? mgh। तो आई थिंक समझ आ गया होगा कि मास इंटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इंटू h हाइट तक किसी चीज को उठाना, तो फोर्स इंटू डिस्टेंस ही लगाए। लेकिन जब बात आ जाती है ग्रेविटी की, तो ग्रेविटी के केस में फोर्स होता है किसी भी चीज का वेट, और वैसे भी फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स का फॉर्मूला होता है ma, लेकिन a होता है आपका हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन। लेकिन यहाँ पे बात हो रही है वर्टिकल एक्सेलरेशन की। तो वर्टिकल एक्सेलरेशन में जो m होगा, मास विल नॉट चेंज, m तो m ही रहेगा, लेकिन जो g होगा वो ग्रेविटी के केस में g इसलिए हो जाता है क्योंकि इट इज द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो दिस विल बिकम mg, एंड h हाइट तक आपने इसको लिफ्ट किया, देन इट विल बिकम mgh। तो आई थिंक यू गॉट द पॉइंट। व्हाट इज द वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटी? तो किसी भी चीज को ग्रेविटी के अगेंस्ट लिफ्ट करना, उसमें जो वर्क लगेगा उसका फॉर्मूला W इक्वल टू F इंटू डिस्प्लेसमेंट से ही आएगा। लेकिन हेयर डिस्प्लेसमेंट विल बी H हाइट एंड F विल बी ma, और A क्या होगा यहाँ पे? G के बराबर। तो mgh विल बी द फॉर्मूला फॉर वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटी। सो आई थिंक यू गॉट द पॉइंट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटी? अब बात कर लेते हैं वर्क डन बाय अ फोर्स एक्टिंग ऑब्लिकली। ये बड़ा ना कंफ्यूजिंग पॉइंट होता है, तो इसको बिल्कुल क्लियर कर देता हूँ। देखिए, जब हम किसी एक बॉक्स को, यहाँ पे कोई एक बॉक्स है, इस बॉक्स को अगर मैं इधर खींच रहा हूँ, ठीक है, और इसकी जो डिस्प्लेस होने की डायरेक्शन है वो भी किधर है? इसी डायरेक्शन में है। तो इस केस में आपका जो फोर्स
और आपका जो डिस्प्लेसमेंट है वो अगर सेम डायरेक्शन में होगा तो फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट की दोनों के बीच का थीटा मतलब एंगल कितना हो गया 0 डिग्री। ओके, 0 डिग्री आपके दोनों के बीच का एंगल हो गया। अगर दोनों के बीच का एंगल अगर 0 डिग्री हुआ है, अगर ऐसा नहीं हो कि अगर ऐसा हो कि किसी भी बॉक्स को आप खींच रहे हो इस डायरेक्शन में, मतलब फोर्स अब इस डायरेक्शन में हो गया लेकिन डिस्प्लेस वो इसी डायरेक्शन में हो रहा है, ठीक है, तो कोई ना कोई थीटा यहाँ पे आ जाएगा। ओके, दूसरी चीज, अगर आप फोर्स लगा रहे हो इस डायरेक्शन में और डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में कर रहे हो तो यहाँ पे भी कोई थीटा आएगा। तो इसका फॉर्मूला निकालने का बहुत इजी फॉर्मूला होता है, वो होता है आपका W इज इक्वल टू F इंटू एस। यहां तक तो हम जानते हैं, लेकिन आगे एक चीज होती है जिसको बोलते हैं cos थीटा, ठीक है। अब ये आपको ये देख के कंफ्यूजन होगी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ cos थीटा। cos थीटा इज अ ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू। ये इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, आपको सिर्फ याद रखना है कि थीटा की वैल्यू जो भी हो, मतलब जो डिस्प्लेस हो रही है चीज उसके और फोर्स के बीच में जितना अगर एंगल 0 लग रहा है तो इसको नहीं लिखेंगे, मतलब सेम डायरेक्शन में है। अगर फोर्स किसी दूसरी डायरेक्शन में है और डिस्प्लेसमेंट किसी और डायरेक्शन में हो रही है तो यहाँ पे हमें इसकी वैल्यू लिखनी होगी। फॉर एग्जाम्पल ये थीटा अगर 30 डिग्री होता तो व्हाट वी हैव टू राइट हियर एफ एस cos 30 डिग्री। ओके, यहाँ पे लिखना होता cos 30 डिग्री। अब cos 30 की वैल्यू क्या होती है, तो मैं यहाँ पे cos की वैल्यूज बता देता हूँ। 0, 30, 45, 60 और 90। यही एंगल्स आपको मिलेंगे। तो यहाँ पे 0 की वैल्यू क्या होगी और 45 की क्या होगी, 30 की क्या होगी, ये देखेंगे, ठीक है। तो cos 0 की वैल्यू जो होती है, cos 0 डिग्री की वैल्यू होती है वो आपकी 1 होती है, ठीक है। और cos 30 की वैल्यू होती है वो होती है आपकी √3/2। उसके बाद में cos 45 की आपके 1/√2 एंड cos 60 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/2 और cos 90 की होती है 0, ठीक है। दीज आर द वैल्यू ऑफ cos थीटाज। cos 0 इज इक्वल टू 1, cos 30 इज इक्वल टू √3/2, cos 45 इज इक्वल टू 1/√2, cos 60 इज इक्वल टू 1/2 एंड cos 90 इज इक्वल टू 0। तो आपको यहाँ पे cos 30 दिया हुआ है कि अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल अगर 30 हो तो यहाँ पे क्या होगा, तो फोर्स की वैल्यू और डिस्टेंस जितना कवर किया है उसकी वैल्यू पुट करेंगे और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ में, √3/2 से। ओके, √3/2 से। तो यू हैव टू रिमेंबर दीज थिंग्स। ये आपकी 10th क्लास के पॉइंट्स होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक, सिर्फ आपको अभी इतना याद रखना है और ये बिल्कुल हायर लेवल पे मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। तो अगर आपको इसको याद करना है याद कर लीजिए, नहीं तो सीधा याद रखिए कि अगर cos थीटा क्या बताता है आपको, डायरेक्शन बताता है किसी भी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में, कि अगर फोर्स किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में लग रहा है और अगर डिस्प्लेसमेंट किसी दूसरी डायरेक्शन में हो रही है, डिस्प्लेसमेंट अगर इधर हो रही है और फोर्स लग रहा है आपका इस डायरेक्शन में, आप फोर्स इस डायरेक्शन में लगा रहे हो और डिस्प्लेसमेंट हो रही है इस डायरेक्शन में, तो उस केस में वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है आपको मैंने बताया, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। लेकिन जब डायरेक्शन दोनों की चेंज हो जाए तो हम यहाँ लगाते हैं cos थीटा, और जितना थीटा उन दोनों के बीच में है, जितना एंगल उन दोनों के बीच में है, वो एंगल यहाँ पे रख देते हैं और उस एंगल की वैल्यूज इस वाली टेबल से आप पुट कर देते हो, देन यू विल गेट द एग्जैक्टली करेक्ट आंसर। ओके, चलो एक इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं मैं आपको। अगर कोई एक पर्सन, ठीक है, कोई एक पर्सन है, वो अपने सर पे कोई एक वेट रखा हुआ है उसके सर पे और वो मूव कर रहा है, ठीक है, वो डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में कर रहा है और फोर्स उसका इस डायरेक्शन में लग रहा है। अब मुझे ये बताइए कि क्या वो कोई वर्क डन करेगा कि नहीं करेगा। तो देखते हैं कि करेगा कि नहीं करेगा। तो दोनों की डायरेक्शन अलग है, तो देखते हैं कितना डायरेक्शन मतलब कितना डिग्री एंगल बना रहा है। तो फोर्स है आपका इस डायरेक्शन में और डिस्प्लेसमेंट है वो इस डायरेक्शन में चल रहा है, तो एंगल बनेगा 90 डिग्री का। जैसे कि किसी भी एक कूली को हम देखते हैं रेलवे स्टेशन पे, जो कि अपने सर पे कोई वेट को रख के चल रहा है, तो वो इस डायरेक्शन में चल रहा है और फोर्स लग रहा है उसके इस डायरेक्शन में, तो दोनों के बीच का एंगल बन गया 90। तो हमको पता है वर्क कितना कर रहा होगा वो कूली वर्क कर रहा होगा W इक्वल टू F इंटू एस और cos थीटा, और cos यहाँ पे थीटा कितना है 90, और 90 की वैल्यू कितनी होती है 0, तो वो आंसर आ जाएगा 0 मल्टीप्लाई होकर वर्क डन 0। तो इस केस में हम मानते हैं कि वर्क डन 0 होगा जब आप किसी भी वेट को सर पे रख के अगर आप डिस्प्लेसमेंट कर रहे हो, तो यू अकॉर्डिंग टू साइंस यू आर नॉट डूइंग एनी वर्क, ठीक है। वैसे तो बहुत वेट होता है उसमें, नानी याद आ जाती है, लेकिन अकॉर्डिंग टू फिजिक्स यू आर नॉट डूइंग एनी वर्क, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं।
व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो वर्क? देखते हैं पॉजिटिव वर्क का मतलब क्या होता है, नेगेटिव वर्क का मतलब क्या होता है और जीरो वर्क का मतलब क्या होता है। तो अभी मैंने आपको जीरो वर्क तो समझाया कि जीरो वर्क का मतलब होता है कि व्हेन यू आर पुटिंग अ वेट ऑन योर हेड एंड यू आर मूविंग इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, देन what will happen? Then you are not doing any work according to science, according to physics, according to this chapter. Okay, तो सबसे जीरो का तो आपको मामला क्लियर हुआ होगा, एक बार मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। अब बात कर लेते हैं पॉजिटिव वर्क डन की। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉजिटिव वर्क डन? तो जैसे डेफिनेशन से अगर हम जाए, द वर्क डन पॉजिटिव व्हेन अ फोर्स एक्ट इन डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ बॉडी, मतलब कि कोई भी एक मोशन ऑफ डायरेक्शन, मतलब फॉर एग्जाम्पल एक कार है, ये कोई कार है, ये कार इस डायरेक्शन में जा रही है और आप इस कार को इसी डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हो, पीछे से धक्का मार रहे हो, तो यू आर डूइंग अ पॉजिटिव वर्क। ओके, पॉजिटिव वर्क कर रहे हो, किसके लिए? इस कार के लिए। और इसका वाइस वर्सा केस अगर मैं देखूँ, ये कोई कार है और ये इस डायरेक्शन में जा रही है, लेकिन इस डायरेक्शन में इसका डिस्प्लेसमेंट है, बट यू आर अप्लाइंग फोर्स इन दिस डायरेक्शन, देन यू आर डूइंग द नेगेटिव वर्क। ओके, आप नेगेटिव वर्क कर रहे हो। थर्ड केस जीरो वर्क डन क्या होता है कि जीरो वर्क डन मैंने अभी आपको समझाया कि आप अपने सर पे बोझा उठा के घूम रहे हो, ठीक है, आप अपने सर पे 100 किलो का वजन उठा के भी अगर घूम रहे हो, इस डायरेक्शन में आप मूव कर रहे हो, फोर्स इस डायरेक्शन में है, देन यू आर डूइंग जीरो वर्क अकॉर्डिंग टू साइंस। कि जब कोई भी चीज आपके सर पे रखी है एंड यू आर मूविंग, देन यू आर डूइंग जीरो वर्क। क्यों? ऐसा क्यों है? क्योंकि आप उस बोझे को सिर्फ रखे हुए हो, यू आर नॉट प्लेसिंग एट समवेयर दिस बोझा। समझ आ गई बात कि आप किसी जगह पे रख नहीं रहे हो। तो यहाँ तो बच्चे की जान निकल गई, बट यू आर नॉट डूइंग एनी वर्क, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द फिजिक्स यू आर नॉट डूइंग एनी वर्क व्हेन यू पुट द सम वेट ऑन योर हेड एंड यू आर मूविंग सराउंडिंग। ओके, तो समझ आ गया व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो वर्क। कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। अच्छा, अब आते हैं वर्क के बाद जो इंपॉर्टेंट चीज होती है एनर्जी। This make you very big confusion between the what is work and what is energy, why we are using the joule, दोनों जगह क्यों यूज करते हैं भाई जूल। तो बात कर लेते हैं एनर्जी की। एनर्जी का मतलब क्या होता है? एनर्जी इज एबिलिटी टू डू वर्क। फॉर एग्जाम्पल, आपको कार को धक्का लगाना है, सेम केस, ठीक है। अब कार को अगर धक्का लगाना है और कार खराब हो चुकी है, तो आपकी बॉडी में एनर्जी होगी तभी तो आप कार को पुश कर पाओगे। तो आपने चलो पुश कर दी, तो आपने काम किया, वर्क किया आपने भाई साहब। अब अगर आपने वर्क किया तो वर्क करने की ताकत कहाँ से आई? आपके शरीर से। आपके शरीर में क्या होगी? एनर्जी। तो एनर्जी क्या होती है? किसी काम को कराने की ताकत, या बोल दो एबिलिटी टू डू वर्क। किसी काम को करने की ताकत को हम एनर्जी बोलते हैं। समझ आ गई बात? अब यूनिट की बात कर ले अगर एनर्जी की, तो देखिए एनर्जी की जो यूनिट होती है वो जूल होती है, सेम एज वर्क। दोनों की यूनिट सेम होती है। ओके, दोनों की एग्जैक्टली सेम यूनिट होती है। ये होता है उस काम को करने की जो ताकत होती है ना, एबिलिटी, उसको बोलते हैं एनर्जी। समझ आ गया? एंड यू कैन से द एनर्जी रिक्वायर्ड टू 1 जूल वर्क इज कॉल्ड 1 जूल एनर्जी। मतलब 1 जूल काम करने के लिए आपको कितने जूल एनर्जी की जरूरत होगी? 1 जूल एनर्जी की जरूरत होगी। 2 जूल काम करने के लिए आपको 2 जूल एनर्जी की जरूरत होगी। तो एनर्जी एबिलिटी टू डू वर्क होता है, किसी काम को करने की ताकत, उस काम को करने की क्षमता। समझ आ गई बात? और अब मैं आपको बता दूं कि 1 किलो जूल का मतलब क्या होता है। एक चीज मैं आपको बताऊं, किलो का मतलब क्या होता है। किलो का मतलब होता है 1000। क्यों होता है? आपने सुना होगा 2K19 ऐसे है ना, 2K19 ऐसे 2K18। अब इसका मतलब क्या होता है? ये K का मतलब क्या होता है पता है? K का मतलब होता है किलो, किलो। और किलो वर्ड का मतलब होता है 1000। किलो वर्ड का मतलब होता है 1000, ठीक है। दिस इज अ ग्रीक वर्ड और इसका मतलब होता है 1000। तो जहां पे किलो की बात आए, जैसे कि 1 किलोग्राम, तो 1000 ग्राम की बात कर रहे हैं। मैं बोलूं 1 किलोमीटर मतलब 1000 मीटर की बात कर रहे हैं। सिमिलरली इफ आई टॉक 1 किलो जूल, तो 1000 जूल की बात करें। किलो का मतलब होता है 1000। समझ आ गया? तो इसलिए हम लिखते हैं 2K19, 2019, ठीक है। आई होप समझ आया होगा, कॉन्सेप्ट इज क्लियर। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ एनर्जी। देखिए एनर्जी कितने तरीके की होती है। पहली होती है आपकी काइनेटिक एनर्जी, दूसरी तो पोटेंशियल, हीट, लाइट, साउंड, केमिकल, इलेक्ट्रिकल, न्यूक्लियर। ये इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ एनर्जीज हैं, ठीक है। हम इन दोनों इनमें से ये दोनों हम
डिटेल में पढ़ते हैं, क्योंकि दीज आर द मैकेनिकल एनर्जीज, ओके। और दीज आर द केमिकल एनर्जी, हीट से मिलने वाली एनर्जी, लाइट से मिलने वाली एनर्जी, साउंड्स की वजह से जो क्रिएट होने वाली एनर्जी हो गई। अच्छा, केमिकल एनर्जी किस में होती है? आपके सेल में केमिकल एनर्जी होती है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी? देखिए, जो हम घरों में यूज़ करते हैं वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी? जो न्यूक्लियर पावर प्लांट से जो न्यूक्लियर एनर्जी निकलती है, जिससे हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, उसको बोलते हैं न्यूक्लियर एनर्जी। बट बोथ दीज आर द मैकेनिकल एनर्जी। हम इन दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम काइनेटिक एनर्जी को समझे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ काइनेटिक एनर्जी? जैसे कि नाम ही बता रहा है आपको, काइनेटिक मतलब कोई भी चीज मूव कर रही है। द एनर्जी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन इज कॉल्ड द काइनेटिक एनर्जी, ओके। किसी भी मूविंग चीज में, फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ पे एक तीर लिया और तीर को आपने चलाया। अब तीर के अंदर चलते टाइम पे जो एनर्जी होगी उसको बोलेंगे काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। किसी भी मूविंग चीज में, है ना, द एनर्जी ऑफ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन की वजह से किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर जो एनर्जी होती है उसको बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। जैसे आप रनिंग कर रहे हो, या फिर बोल दीजिए कि आपने एक बॉल फेंकी। अब बॉल को फेंकते टाइम पे जब बॉल हवा में है, जब वो जा रही है, तो उस टाइम पे वो जा क्यों रही है पता है? वो रुक क्यों नहीं रही है? क्योंकि उसके अंदर आपने काइनेटिक एनर्जी दे दी है। अब काइनेटिक एनर्जी हर मूविंग चीज के अंदर होती है। पानी अगर बह रहा है उसके अंदर भी एक काइनेटिक एनर्जी है। कोई भी चीज चल रही है ना, उसके अंदर एनर्जी है, वो है काइनेटिक एनर्जी। आई होप समझ आ गया होगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है 1/2 mv², ओके। अब ये आया कहां से? अगर ये देखे तो आ जाएगा कहां से आया, तो डेरिवेशन करते हैं छोटा सा। चलो, फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी, इसको समझने से पहले बड़े अच्छे से समझनी एक चीज। फॉर एग्जाम्पल, एक ऑब्जेक्ट था जिसका मास स्मॉल m था, वो यहाँ पे इस पोजीशन में था, जिसकी वेलोसिटी कोई इनिशियल वेलोसिटी रही होगी, कुछ भी हम मान लेते हैं, u मान लेते हैं उसकी वेलोसिटी, मतलब इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी है, ये किसी वेलोसिटी से चल रहा है ना। और ये चलता 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 एक हवा के मीडियम में आ जाता है। हवा के पार्टिकल्स इसके ऊपर क्या लगाते हैं? रेजिस्टेंस लगाते हैं इसके सरफेस पे जो रेजिस्टेंस लगाते हैं, उस रेजिस्टेंस की वजह से ये इस पॉइंट से इस पॉइंट तक चल के यहाँ पे रुक जाता है। अब इसकी वेलोसिटी मान लेता हूँ, फाइनल वेलोसिटी को हम v मानते हैं, तो v मान लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक ये चला। अब यहाँ पे इसकी वेलोसिटी थी u और रुकने पे इसकी वेलोसिटी हो गई v, और मास विल नॉट चेंज। मास ना तो यहाँ चेंज हो सकता, ना ये यहाँ चेंज हो सकता। और जितना ये पहले था फिर लास्ट में आया, उसकी वेलोसिटी, उसकी डिस्टेंस जो कवर हुई वो हो गई आपकी d। तो आई थिंक गॉट द पॉइंट। व्हाट इज द पॉइंट? पॉइंट ये है बॉस कि एक ऑब्जेक्ट था, वो चल रहा था, मतलब मूव कर रहा था। वो किसी भी एक मीडियम में आया, उस मीडियम के अंदर जाते उसके पार्टिकल्स ने उसके ऊपर रेजिस्टेंस लगाया, उसको रोकने की कोशिश की, फ्रिक्शन लगाया, और वो इस पॉइंट पे आके वो रुक गया। अब वो इस पॉइंट पे आके रुका तो कितना वो उसने डिस्टेंस चली, मान लेते हैं उसने डिस्टेंस चली कितनी, हम कुछ भी मान लेते हैं, इसको s मान लेते हैं, d मान लेते हैं हम, है ना, d डिस्टेंस तक चला वो, देन इट विल स्टॉप एट दिस पॉइंट, ओके। अब इस केस के अंदर यहां से यहां तक, यहां से और यहां तक आने में कितना वर्क डन किया, इस वर्क डन को अगर मैं निकाल लूं, वो वर्क डन ही होगा क्या? काइनेटिक एनर्जी, ओके। काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? यहां से और यहां तक चल के आने में और रुकने में, क्योंकि यहां से यहां तक ही तो ये मूव कर रहा था, यहां से यहां तक की जो वर्क डन होगा उसको बोलेंगे काइनेटिक एनर्जी। तो शुरू करते हैं। देखिए, वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? वर्क डन का फॉर्मूला होता है W इज इक्वल टू फोर्स इंटू D मान लेता हूं यहां पे, है ना, डिस्प्लेसमेंट D, डिस्टेंस भी मान सकते हैं, D मान लेते हैं इसको, ठीक है। और जो W होगा ना यहाँ पे, जितना वर्क डन किया, आपको पता है कि इस वर्क डन को करने के लिए क्या लगी थी? काइनेटिक एनर्जी। तो जो W आएगा वही आपका क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी होगा। आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि वर्क डन करने में जितनी ताकत लगे उस ताकत को ही एनर्जी बोलते हैं। तो अगर मैं इस केस की W निकाल लूंगा, वो ही होगा आपका काइनेटिक एनर्जी, ओके। अब चलते हैं, स्टार्ट करते हैं कि इस काइनेटिक एनर्जी को निकालेंगे कैसे। तो यहाँ पे आपके पास क्या है? यहाँ पे आपके पास में इसके ऊपर कितना फोर्स लगेगा वो है नहीं है, ठीक है। तो क्या है आपके पास में जिसकी वजह से आप इसको फाइंड कर सकते हो? आपके पास में सिर्फ यहाँ पे डिस्टेंस है, ओके, D है, ओनली यू हैव D हियर एंड नथिंग।
अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है, यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है, फाइनल वेलोसिटी दी हुई है, जितनी उसने डिस्टेंस की वो दी हुई है, डी मान लेता हूँ या एस मान लेता हूँ, बात बराबर ही है, ठीक है। जितनी उसने दूरी तय की वो दी हुई है, ओके। और एक चीज और दी हुई है, क्या, एक्सेलरेशन, कि उसका एक्सेलरेशन भी कम हो गया, रिटार्डेशन बोल दो या माइनस एक्सेलरेशन। अब रुकेगा तो एक ही जगह क्या लिखा जाएगा, माइनस ए। कोई भी चीज अगर रुक रही है तो उसके ऊपर ब्रेक अप्लाई हो रहा है, अगर ब्रेक अप्लाई हो रहा है तो इसका मतलब है कि एक्सेलरेशन नहीं, उसके ऊपर लग रहा है रिटार्डेशन। तो आई होप समझ आएगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सेलरेशन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिटार्डेशन। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन, ये बॉल यहाँ, ये ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ तक आने में रुक रहा है, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन तो लग रहा है, लेकिन रुकने के लिए, जिसको बोलते हैं माइनस एक्सेलरेशन, जिसको रिटार्डेशन भी बोला जाता है। और क्या क्या दिया हुआ है, बस ये चीजें दी हुई है हमारे पास में। तो इन चीजों का यूज करके हमें निकालना है W। तो W इज इक्वल टू, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स का फॉर्मूला होता है आपका ma, मास इनटू एक्सेलरेशन इनटू d, ठीक है। अभी देखना है यहाँ पे एक्सेलरेशन के लिए, यहाँ पे हम देखेंगे एक्सेलरेशन कैसे निकाले, व्हाट शुड बी द एक्सेलरेशन हियर। यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या हो सकता है, तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए इस कंडीशन में आपके पास में एक थर्ड इक्वेशन होती है, v² माइनस u² इक्वल टू 2as, ओके। अब देखिए यहाँ पे हमें a निकालना है, सिर्फ a यहाँ पे पुट करना है, तो निकालते हैं a कैसे निकलेगा। v क्या है यहाँ पे, v मतलब फाइनल वेलोसिटी, तो फाइनल वेलोसिटी v ही होगी यहाँ पे, लेकिन फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे रुकने की वजह से जीरो नहीं हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। तो इसकी जगह जीरो लिख सकता हूँ, माइनस u², बिल्कुल ठीक है, इक्वल टू 2a, और s की जगह मैं d लिख दूं, क्योंकि d डिस्टेंस और s बराबर ही है, d, नो डाउट। नाउ कम टू द पॉइंट। ये अब इसके बाद क्या करना है, यहाँ पे जो वैल्यू आई वो क्या है, यहाँ पे अब क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा आपके पास में माइनस u² इक्वल टू, अब यहाँ पे a जो है ना वो रिटार्डेशन है, इसलिए यहाँ पे माइनस a होगा, तो ये पूरी की पूरी वैल्यू माइनस 2ad बन जाएगी, और ये माइनस से माइनस कैंसिल। देन a की वैल्यू निकालनी थी हमको, तो a इक्वल टू u² अपॉन में 2d, ठीक है। तो ये वाली a की वैल्यू मैं इस इक्वेशन में पुट कर दूंगा, तो देखिए m एज इट इज, a की जगह यहाँ पुट करना है u² अपॉन 2d इंटू d से d कैंसिल, और इसके बाद में आपके पास में जो वैल्यू आएगी वो आएगी m u² अपॉन में 2, ठीक है। अब ये क्वेश्चन हो गया। यहाँ पे जो W है वही आपकी काइनेटिक एनर्जी होती है, और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है 1/2 mv²। आप बोलोगे v नहीं है, यहाँ तो u है, तो बेसिकली हमने यहाँ पे इनिशियल को u माना था, आप v मानते तो यहाँ v आ जाता है, तो वेलोसिटी कि कितनी वेलोसिटी से कोई भी चीज चल रही है, तो आंसर क्या आया 1/2 m, u को आप u रहने दीजिए या फिर v लिख दीजिए, इट्स योर चॉइस। दिस इज ऑल्सो करेक्ट, दिस इज ऑल्सो करेक्ट, तो दिस इज द आंसर। I hope you got the point. What was the derivation of the kinetic energy? Come to the next point, the potential energy. Okay, potential energy का मतलब क्या होता है, देखिए potential energy का मतलब होता है कि energy of body, किसी भी body के अंदर की energy जो क्यों आई हो, ड्यू टू इट्स पोजीशन, उसकी पोजीशन की वजह से इसके अंदर एनर्जी हो, इसके शेप के चेंज होने की वजह से इसके अंदर एनर्जी स्टोर्ड हो, उसको बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। जैसे कि यहाँ पे अगर आप तीर चला रहे हो, तो तीर को जब पीछे की तरफ आप खींचते हो तो उसके अंदर एक एनर्जी आ जाती है, जिसकी वजह से वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज होता है। तो पोटेंशियल एनर्जी किसी भी चीज़ को दबाने पे जब वो आपको फोर्स लगाए, उस एनर्जी को, किसी भी बॉडी की ताकत आप बोल सकते हो, किसी भी बॉडी को आपने कहाँ रख दिया, किसी पीक पे रख दिया, अब यहाँ से वो लुढ़केगा तो नीचे जाएगा। अब ये जो होगा पोटेंशियल एनर्जी, वो होती क्या है, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का ग्रेविटी की अगेंस्ट फोर्स लगाना। तो मैंने आपको बोला था पोटेंशियल एनर्जी की बात हुई है तो वर्क डन ड्यू टू अगेंस्ट द ग्रेविटी, सेम फॉर्मूला होता है दोनों का। तो जो हमने अभी स्टार्टिंग में, लेक्चर के स्टार्ट में डिस्कस किया था, क्या होता है, वर्क ड्यू टू अगेंस्ट द ग्रेविटी। तो वैसे वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस, लेकिन जब ग्रेविटी की बात हो तो फोर्स का फॉर्मूला ma होता है और डिस्प्लेसमेंट।
अब देखते हैं एम की जगह तो एम ही रहता है, लेकिन एक्सेलरेशन ग्रेविटी की वजह से जी और वर्टिकल हाइट को एच से रिप्रेजेंट करते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आया mgh। याद रखना आपको, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh। होती क्या है पोटेंशियल एनर्जी? किसी चीज को पुश करने से, जैसे स्प्रिंग को आपने पुश किया, अब वो आपको अपोजिट फोर्स लगाएगी। किसी भी शेप को चेंज करने से या किसी भी ऑब्जेक्ट को हाइट पे रखने से जो उसके अंदर एक एनर्जी आती है, किसी बॉडी के अंदर की एनर्जी जो उसको पुश करने से आती है, उसकी खुद की ताकत, उसको बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। ओके, गॉट द पॉइंट। नेक्स्ट चलते हैं पावर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पावर? देखिए, पावर का जस्ट छोटा सा मीनिंग होता है कि रेट ऑफ डूइंग वर्क, कि आप किस रेट से किसी काम को कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास में कोई काम है, ठीक है, आपको 2 पेज लिखने हैं और आपका एक फ्रेंड है, उसको भी 2 ही पेज लिखने हैं। आप 2 मिनट में लिखते हो और वो लिखता है 1 मिनट में, तो किसके अंदर ज़्यादा पावर है? तो जो 1 मिनट में लिख रहा है उसके अंदर ज़्यादा पावर है ना। काम तो एक ही था, लेकिन जब हम किसी चीज़ को, काम को किसके साथ जोड़ दें? टाइम के साथ में, तो उसको बोलते हैं पावर। तो पावर इज बेसिकली व्हाट? द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज द पावर। किसी भी वर्क को अगर मैं किससे के साथ जोड़ दूं? टाइम के साथ में जोड़ दूं। ओके, रेट ऑफ डूइंग का मतलब है टाइम के साथ में वर्क डन को जोड़ के अगर मैं देखूं कि कितना काम कितने टाइम में किसी ने किया, तो वो उसकी पावर को दिखाता है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे कोई एक पर्सन है, ये पर्सन है, मान लेते हैं ये ए पर्सन है, ये बी पर्सन है, ये सी पर्सन है। अब इन तीनों को एक काम दिया गया, एक ही काम दिया गया, क्या करने का? 10 पुशअप्स करने के लिए। ए को बोला गया 10 पुशअप्स करिए, बी को बोला गया 10 पुशअप्स करिए, सी को बोला गया 10 पुशअप्स करिए। ए ने 10 पुशअप्स की 1 मिनट में और बी ने 10 पुशअप्स की 2 मिनट में, 2 मिनट के अंदर, और सी ने पुशअप्स की 10 मिनट के अंदर। तो किसके अंदर ज़्यादा पावर है? जिसने कम टाइम में उस काम को कर लिया। क्योंकि हम बेसिकली पावर का मतलब है कि किसी काम को करने की टाइम के साथ अगर हम रिलेशन देखें तो उसे हम पावर बोलते हैं। वर्क पर यूनिट टाइम इज नॉन एज द पावर। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो इसकी यूनिट अगर फॉर्मूले से निकलेगी तो क्या होगी? वो वर्क की यूनिट क्या होती है? जूल पर सेकेंड होती है। तो पावर की यूनिट होगी जूल पर सेकेंड, लेकिन जूल पर सेकेंड भी बोलते हैं और वॉट भी बोलते हैं। आप जूल पर सेकेंड भी बोल सकते हो और वॉट भी बोल सकते हो। क्या दोनों अलग है? नहीं, बिल्कुल दोनों अलग नहीं है। तो यूनिट ऑफ पावर समझ आई? व्हाट इज द यूनिट ऑफ पावर? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पावर? द रेट ऑफ डूइंग वर्क, वर्क पर यूनिट टाइम, आप कितने टाइम में किसी काम को खत्म करते हो, ठीक है, तो उसको बोलते हैं आपकी पावर। ठीक है, हर ऑब्जेक्ट की अलग एक पावर होती है। अब चलते हैं कि पावर को अगर वर्क से ना देख के एनर्जी से देखें तो कैसे देखेंगे? तो एनर्जी और पावर का मतलब होता है एनर्जी कंज्यूम्ड पर यूनिट टाइम, कि आप कितनी एनर्जी कितने टाइम में कितनी एनर्जी लेते हो। मतलब एक बल्ब है, ठीक है, एक बल्ब है, वो 10 मिनट में मान लो 50 वॉट कंज्यूम करता है, ठीक है, 50 जूल कंज्यूम करता है। और दूसरा है वो 10 मिनट में 1000 जूल कंज्यूम करता है। तो किसकी पावर ज़्यादा है? इस वाले बल्ब की पावर ज़्यादा है, क्योंकि ये ज़्यादा वॉट कम टाइम में कंज्यूम कर रहा है, ये ज़्यादा वॉट कम वॉट ज़्यादा टाइम में कंज्यूम कर रहा है। तो एनर्जी से अगर पावर को देखें तो एनर्जी कंज्यूम्ड पर यूनिट टाइम। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। द कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी? कमर्शियल यूनिट का मतलब है जो हमारे घरों में मीटर लगा होता है ना इलेक्ट्रिसिटी का, उस, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी भी एक क्या है? एक एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ओके, तो जो आपके घरों में जो मीटर लगा होता है वो किस चीज़ को रीड करता है? कि आपने अपने घर में कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज़ की है। ठीक है, अब आपने कभी बिजली का बिल देखा होगा तो उसमें लिखा होता है कि 2 यूनिट्स, 3 यूनिट्स, 5 यूनिट्स। यूनिट्स का मतलब क्या है? यूनिट्स का मतलब होता है 1 यूनिट का मतलब होता है कि आप 1 यूनिट अगर आपका बिल आया है तो इसका मतलब है कि आपने 1 किलोवाट आवर बिजली यूज़ की है। अब इस 1 किलोवाट को भी समझते हैं। 1 किलोवाट का मतलब क्या होता है? किलो का मतलब 1000, मैंने आपको समझाया। तो आपने 1000 वॉट 1 घंटे में चलाई है बिजली। 1000 वॉट 1 घंटे तक आपने कोई अप्लायंसेस चलाया है जिसकी वजह से 1 यूनिट आई है। अब 1 यूनिट तो आती नहीं बेसिकली, बट मैंने एग्जांपल देके समझाया। तो किलोवाट का मतलब होता है आर, मतलब कि किलोवाट आर का मतलब है, इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं KWH, और इसको यूनिट भी बोलते हैं। तो 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 KWH होता है। ठीक है, तो हम समझ सकते हैं रिलेशन बिटवीन द KWH एंड जूल, कि जूल भी एक एनर्जी की यूनिट है, KWH भी एनर्जी की यूनिट है।
तो कैसे समझेंगे, 1 वॉट में कितने जूल होते हैं? देखिए 1 जूल पर सेकंड का मतलब होता है 1 वॉट। 1 kWh का मतलब होता है 1000 जूल 1 सेकंड में यूज किया जाए, कितने घंटे के लिए? 1 घंटे के लिए। पर आर है ना यहाँ पे, पर आर, kWh आ गया यहाँ पे, तो इसका मतलब है कि 1000 जूल हर सेकंड आप यूज कर रहे हो 1 घंटे के लिए। दैट इज द मीनिंग ऑफ 1 kWh। 1 वॉट का मतलब होता है 1 जूल 1 सेकंड के लिए यूज किया जाए। नेक्स्ट है आपका 1 kWh इज इक्वल टू दिस। अगर मैं इस R को सेकंड में कन्वर्ट कर दूं तो इट विल बिकम व्हाट, 1000 जूल पर सेकंड इनटू 3600 सेकंड। अगर इसको कैलकुलेट करूं देन आई विल गेट व्हाट, 1 kWh इक्वल टू 36 10 की पावर 6। ओके, 36 10 की पावर 6 जूल। 1 kWh में 36 इंटू 10 की पावर 6 जूल होते हैं। याद रहेगा 1 kWh में कितने जूल्स होते हैं, ये सीधा क्वेश्चन आ सकता है। 36 इंटू 10 की पावर 6, तो ये रिलेशन था। 1 यूनिट का मतलब होता है 1 kWh, ठीक है। और समझ आया व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 1 kWh? अभी समझाता हूँ दोबारा। 1 वॉट इक्वल टू 1 वॉट का हमको पावर का मतलब पता है 1 जूल 1 सेकंड में यूज किया। किलो आ गया यहाँ पे, तो 1000 जूल आपने 1 सेकंड में यूज किया, और यहाँ पे आर भी आया था तो 1 आर के लिए यूज किया। इसको पूरे को अगर मैं सेकंड और जूल में कन्वर्ट करूँ तो 1000 जूल पर सेकंड आपने 3600 सेकंड तक चलाई है। तो अगर इसको पूरे को जूल में कन्वर्ट करेंगे तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रखे हैं, 1000 इंटू 3600। इट विल राइट लाइक दिस, 1000 जूल पर सेकंड इंटू 3600 3600 सेकंड। तो आई थिंक क्लियर द पॉइंट, व्हाट इज द कमर्शियल यूनिट ऑफ पावर। अब चलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी? इसका मतलब है कि एनर्जी ना तो बनाई जा सकती ना मिटाई जा सकती, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट की जा सकती है। ओके, तो इसके हम एग्जाम्पल भी देखते हैं, जैसे कि डैम जो होता है उसके ऊपर हम क्या लगाते हैं, एक डायनेमो लगा देते हैं। डायनेमो मतलब जनरेटर लगाते हैं, तो बहुत बड़ा। वो क्या करता है, जो पानी होता है वो टरबाइन के ऊपर डलता है। अब टरबाइन जैसे ही रोटेट करेगा इट विल जनरेट द इलेक्ट्रिसिटी। इफ इट विल जनरेट द इलेक्ट्रिसिटी देन इलेक्ट्रिसिटी विल ग्लो द बल्ब। तो एनर्जी क्या हो रही है, काइनेटिक से इलेक्ट्रिकल में, इलेक्ट्रिकल से आपकी हीट में, और लाइट में, ऐसे कन्वर्ट होती है। ना तो एनर्जी बनाई जा सकती ना एनर्जी मिटाई जा सकती। ओके, तो एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डेस्ट्रॉयड। आप सीधा बोल सकते हो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ना तो एनर्जी बना सकते ना एनर्जी मिटा सकते, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में आप कन्वर्ट कर सकते हो। दैट इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। समझ आया? थैंक यू। दिस वॉज द कंप्लीट चैप्टर। इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज आप कमेंट बॉक्स में डाउट लिखिए, आई विल गिव यू द सॉल्यूशन। थैंक यू।